जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर रहे हैं। फिजिकल टीचर भर्ती परीक्षा 2022 के मामले में एसओजी ने नकल भर्ती में बड़ी कार्रवाई की है। 3 पीटीआई और 1 व्याख्याता को गिरफ्तार किया है। पीटीआई स्वरूपा राम, भारमल राम और लादू राम को अरेस्ट किया है। तीनों की तरफ से डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा को पास किया गया था। तीनों ने बीपीएड की फर्जी डिग्री भी लगाई थी। डमी कैंडिडेट लेक्चरर कमल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, फिजिकल टीचर भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी हुई है। ये एसओजी ने नकल करके भर्ती करने में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस दौरान 3 पीटीआई, 1 व्याख्याता को गिरफ्तार किया है। पीटीआई स्वरूपा राम, भारमल राम और लादू राम को अरेस्ट किया है। तीनों की तरफ से आरोप है कि इन्होंने डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा को पास किया था। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कैसे कामयाबी लगी हाथ? देखिए, एसओजी ने जब नकल भर्ती परीक्षाओं के बारे में जब एसआईटी का गठन किया, उसकी जांच शुरू की और उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, तो उन्हीं हेल्पलाइन नंबरों पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई और उन्हीं परिवारों के आधार पर इन संदिग्ध लोगों के नामजद करके उनकी भूमिका को तलाशा गया। तो सामने आया कि 3 पीटीआई जो कि शारीरिक शिक्षक थे, जो बाड़मेर बीकानेर के रहने वाले हैं, जिनके नाम भी सामने आए, स्वरूपा राम, भारमल और लादू राम, इन सभी ने डमी के अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठा करके परीक्षा को पास किया। साथ में शारीरिक शिक्षक बनने के लिए जो बीपीएड की जो डिग्री चाहिए होती है, वो निजी यूनिवर्सिटी से मोटी रकम देकर के फर्जी डिग्री बना करके हासिल की। उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स लगाया और आखिरकार पीटीआई की नौकरी हासिल कर ली। और इसी की जांच जब एसओजी ने शुरू की, नाम सामने आए, तो तीनों आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 7 दिन के रिमांड पर लिया है और वहीं एक लेक्चरर को भी, एक डमी कैंडिडेट कमल विश्नोई को भी गिरफ्तार किया है, जो कि एक इस वक्त लेक्चरर है और उसने भी एक अभ्यर्थी की जगह सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर के परीक्षा दी थी। 4 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। 2 का रिमांड इनमें लिया गया है और सभी के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, ये जो एग्जाम थे 29 जनवरी 2023 को किए गए थे। जी, क्या कहना है पुलिस के सूत्रों की तरफ से आधिकारिक तौर पर या फिर सूत्र के हवाले से कि क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? कुछ और भी गिरफ्तारी हो सकती है क्या आने वाले दिनों में? बिल्कुल रविंद्र, इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पीटीआई भर्ती परीक्षा को एसओजी बहुत बारीकी से देखी थी। उसकी वजह ये थी कि पिछले दिनों करीब 2 महीने पहले एसओजी ने ओपीजीएस यूनिवर्सिटी का खुलासा किया था। इसके अलावा 1-2 यूनिवर्सिटी का और खुलासा किया था, जिनकी जांच में पाया गया था कि उन यूनिवर्सिटीज ने कई अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्रियां दे करके उनको पास करवाया, यानी उनके लिए मोटी रकम हासिल करके उनको फर्जी डिग्री उपलब्ध कराई है। तो कई सारे अहम दस्तावेज एसओजी को निजी यूनिवर्सिटीज से मिले थे। उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर पर जो शिकायतें आई, परिवार आए, उनकी भी जांच की, तब जाकर के इनको नामजद किया। तो आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां पीटीआई भर्ती परीक्षा में मिलेगी। नजर रखें आप इस खबर पर। फिलहाल इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा ये सवाल है सरकार से और प्रशासन से, क्या हम हकीकत के अंदर कानून को लागू करना चाहते हैं क्या? मेवाड़ में महाभारत, उदयपुर के पूर्व राज परिवार में छिड़ा विवाद अब भी जारी है। खास पेशकश न्यूज 18 राजस्थान पर इसी से जुड़ी हुई और ये तस्वीरें भी इसी विवाद को बताती हुई कि कहां से कहां तक ये विवाद पहुंचा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने राज तिलक की रस्म के 48 घंटे बाद मेवाड़ के शासक देवता एकलिंग जी के दर्शन की और इसके बाद हुई शोक भंग की रस्म में उन्हें रंगीन पगड़ी पहनाई गई। अब विश्वराज सिंह अपने निवास पर परिवार के शोक भंग की रस्म को निभाएंगे। हालांकि परंपरा अनुसार राज तिलक की रस्म के बाद उदयपुर सिटी पैलेस में धूनी स्थल दर्शन को लेकर अब भी सहमति नहीं बन सकी है। सिटी पैलेस के गेट आज भी बंद हैं। किसी भी विवाद से निपटने के लिए सिटी पैलेस के बाहर, समूर बाग के बाहर पुलिस के कड़े इंतजामात हैं। सिटी पैलेस के आसपास तो धारा 163 लागू की ही गई है। ये तस्वीरें आप देखते हैं, समूर बाग में अश्व पूजा का आयोजन हुआ, रास्ते में हरियाली पूजा भी की गई, काफिले के साथ यहां रवानगी भी हुई और एकलिंग नाथ जी के दर्शन के लिए रवानगी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। परंपरा के अनुसार जो होती आई है सांकेतिक तौर पर, वही परंपरा यहां पर निभाई गई।
हम एक सभ्य समाज के अंदर रहते हैं, हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। कुछ लोग तो सरकार के पदों के ऊपर भी, जिम्मेदारी के पदों के ऊपर भी जो है वो एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में भी बैठे हैं, और फिर उनके होते हुए इस प्रकार की जो गुंडागर्दी उनके साथ में होते हुए मचाई जा रही है, ये वाकई में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति और घटना है। अपने हाथों के अंदर हथियार और तलवारों लेकर जो है वो चल रहे थे, घूम रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस वहां पर उस वक्त पर क्या कर रही थी, और जब उनको ये चीज की जानकारी पहले ही मुहैया करा दी गई थी तो उन्होंने धारा 144 क्यों नहीं लगाई? उन्होंने इस परिस्थिति को क्यों नहीं जो है वो अपने बस के अंदर किया? वो फोर्स वहां पर केवल खड़े रहने के लिए थी, और जो सरकारी पदों के ऊपर लोग बैठे हैं उनकी मदद करना और उनकी मदद से कूच करवाने के मंसूबे से क्या वहां पर जो है वो मौजूद थी? धूनी के दर्शन में हठधर्मी नहीं है। धूनी का दर्शन तो आस्था की बात है, तो इसमें हठधर्मी तो एक गलत शब्द है, इसको प्रयोग करना, लेकिन दूसरे वो नहीं करने दे रहे। अब वो हठधर्मी क्यों कर रहे हैं ये तो वो आप उन्हीं से पूछे, क्योंकि थोड़ा तो मैंने इंटरव्यू देखा है, तो जो उन्होंने कहा है उसकी इस बात का तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए, अगर आप कानूनी बात में जाएंगे तो या तो आप कहेंगे कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, और अगर वो कहते हैं निजी घर है तो फिर वो लेट मारना साहब की अगर विल के बारे में बात करते हैं तो विल के बारे में सिर्फ एग्जीक्यूटर बात कर सकता है, और एग्जीक्यूटर तो आज तक सामने आए नहीं है। और अगर आप विल की बात करें उसमें भी किसी को उसको वो निजी घर नहीं है, उसमें भी विल में भी लिखा है कि उधर कोई रहने की किसी को इजाज़त नहीं है, सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन के लिए यूज़ किया जाएगा। का ये रुख करते हैं, हमारे सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। कपिल श्रीमाली, अभी की स्थिति क्या है दोनों ही पक्षों की तरफ से, और पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? जी देखिए, फिलहाल समौर बाग के अंदर विश्वराज सिंह मौजूद है, जो उनका निवास स्थान है, और वहां पर कुछ समर्थक जो है उनके साथ में इस समय मौजूद है। धूनी दर्शन को लेकर इस समय लगातार जो है वो विवाद यहाँ फिर से गहराता नजर आ रहा है। समौर बाग के अंदर ये मांग उठ रही है कि धूनी दर्शन के लिए प्रयास करने चाहिए। हालांकि विश्वराज सिंह मेवाड़ ने ये स्पष्ट किया कि धूनी दर्शन के लिए आज शाम तक या कल तक कोई जवाब आने की संभावना है, तो उसको लेकर इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद है वो जो है दर्शन करने के लिए अभी अड़िग नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल वार्ता, अंदरूनी वार्ता जो कि इस पक्ष की उनकी चल रही है, और क्या निष्कर्ष निकलता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल। अभी विश्वराज सिंह के पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो अभी क्या चाह रहे हैं? क्योंकि एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने थे, वो संपन्न हो चुके हैं, और दूसरी तरफ कल लक्ष्यराज सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अभी उनकी तरफ से कुछ और बात भी सामने आई, क्योंकि आपने भी कल उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। देखिए, फिलहाल विश्वराज सिंह ने अपने साथ जो यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनसे कहा है कि वो थोड़ा इंतजार करें, और जो प्रशासन की ओर से जो जवाब आता है उस जवाब के बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। तो फिलहाल इंतजार करने के लिए कहा है। वेट एंड वॉच की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है, लेकिन धूनी दर्शन को लेकर विवाद अभी तक थमा नहीं है, लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी धूनी दर्शन की ही एक तरह से कहें कि तैयारी है या इच्छा है, या खुलकर कुछ नहीं कहा है लेकिन लगता ऐसा ही है? देखिए, धूनी दर्शन एक पुरानी परंपरा का हिस्सा माना जाता है, और उसके बाद में देखिए एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 5 बजे दर्शन करवाए जाएंगे, इस तरह की सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जानकारी निकलकर आ रही है कि शाम को 5 बजे विश्वराज सिंह मेवाड़ को जिला प्रशासन द्वारा दर्शन करवाए जा सकते हैं। तो इंतजार करना होगा, और इस जानकारी की पुष्टि करने की भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के आई है इसमें कितनी सच्चाई है। शुक्रिया कपिल श्रीमाली आपका, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई क्रूरता बढ़ती जा रही है। चटगांव और ठाकरगांव में शांतिपूर्ण तरीके से महंत चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग कर रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला बोल दिया गया।
बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता। बांग्लादेश में क्रूरता की हदें पार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर खुलेआम हमला। महंत की गिरफ्तारी, धधक उठा बांग्लादेश। बांग्लादेश में बेरहम भीड़ हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। खुलेआम सड़क पर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। हिंदू बस्तियों को हत्यारी भीड़ रौंद देने को आमादा है। जहां जहां हिंदू दिखाई दे रहे हैं, वहां भीड़ उन्हें पकड़कर अपना शिकार बना रही है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात सिर्फ एक ही मकसद पर काम कर रही है, और वो है हिंदुओं की हत्या। धर्मगुरु का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य है, पीड़ित लोगों के साथ खड़े हो जाना। इस वक्त मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, इसके लिए जो खड़े हैं, वो संत को कैद करना कहाँ का न्याय है? किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों के अधिकार के लिए वो खड़े हुए हैं। वो बंदूक लेके नहीं गए, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं। समुदाय जो भयग्रस्त है, पीड़ित है, उनको हिम्मत दे रहे। ये तो हर धर्मगुरु का काम है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई इस बर्बरता की कहानी इस्कॉन के महंत चिन्मय दास की गिरफ्तारी से जुड़ी है। इसी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। खुलेआम उनकी हत्या का फरमान जारी कर दिया गया। इसी बीच महंत चिन्मय दास की पेशी के दौरान उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया गया, लेकिन विरोध को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दिया, जिस वजह से एक वकील की मौत हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई इस हिंसा पर देश का संत समाज मुखर हो गया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने इस घटना को हिंदुओं के लिए बड़े खतरे की घंटी बताया है। देखिए, सनातन बोर्ड हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने भारतवर्ष की सुरक्षा चाहते हैं, हम अपने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं, हम भारत माता की सुरक्षा चाहते हैं, और वैदिक पौराणिक परंपराओं को, बच्चों की शिक्षा को, गौ माता को, इन सबको सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम भारत को बांग्लादेश बनने नहीं देना चाहते। अगर भारत बांग्लादेश बन गया, अगर जो लोग चाहते कि भारत भी बांग्लादेश बन जाए, वो ना करें हमारे सनातन बोर्ड का समर्थन। लेकिन जो चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश न बने, पाकिस्तान न बने, अफगानिस्तान न बने, कश्मीर जैसी घटनाएं फिर न घटें, तो उन लोगों को सनातन बोर्ड हमें बनाकर देना चाहिए। सभी लोगों को हमारा समर्थन करना चाहिए। फिर कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। मोहम्मद यूनुस ने जब से इख्तिदार संभाला है, तो ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग बांग्लादेश की हुकूमत में दाखिल हो गए और उनका गलबा हो गया। वहां से अल्पसंख्यकों पर ज्यादतियां शुरू हो गई, और उसी सिलसिले में सनातनी चेतना के अध्यक्ष और उनके नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी जी को कल ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की इस भयानक मुहिम के विरोध में पश्चिम बंगाल में भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में पोस्टर और मशाल जुलूस निकालकर बांग्लादेश का चेहरा दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। और अब बात संभल पर चल रही सियासत की करते हैं, और यह भी बताते हैं आपको कि किसने कर दी है संभल पर सियासत की नो एंट्री। संभल हिंसा पर सियासत जोरदार। मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि एक्ट ऑफ वर्शिप जो प्लेस ऑफ वर्शिप जो है उस एक्ट यही कहता है। टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे। क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिएगा?
विपक्ष न जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। सुलगते संभल को सियासी हवा पानी। जब कोई न्याय नहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं अशांति होती। हमेशा शांति न्याय के रास्ते से ही निकलती है, और न्याय जब नहीं मिलता है, निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही। फिर संभल में जो प्राथमिक हुई है उसका कोई सिर पर नहीं है। हमारे सांसद वहां मौके भी नहीं थे। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि लोगों को बगैर विश्वास भी लिए हुए संभल में जो कार्रवाई हो रही थी वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। संभल हिंसा पर सियासी तड़का। ये जो नंगा नाच हुआ है पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बेगुनाह लोगों के ऊपर जान ली गई है, इसकी चर्चा न कर पावे, उस चर्चा को दबाने के लिए उनके FIR किया गया है। आप नफरत के नाम पर बांटेंगे तो कटेंगे नारा लगा रहे हैं ना। आप तो एक हैं, सेफ हैं, बट ये नारे नफरत के नाम पर लगा रहे हैं ना। आप किसके नाम पर लगा रहे? आप देश के नाम पर लगा रहे हैं। ये देश के लिए कर रहे हैं आप, कि आप देश के अंदर आग लगा रहे हो। आप देश के अंदर रहने वाले समुदाय के बीच में आपस में, चाहे जहां हिंदू मुसलमान मिलेगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे, मणिपुर में मुसलमान नहीं मिला वहां दूसरों के साथ लड़ा दिया। आप हर जगह लड़ा करके ही तो राजनीति कर रहे हैं भाई। संभल सुलगा, संभल में पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले निशाना बने और हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी संभल में हुई हिंसा के लिए सरकार, प्रशासन और पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 12 नेताओं की टीम बनाई है। ये टीम संभल में हुई हिंसा पर जानकारी इकट्ठा करेगी और पार्टी अध्यक्ष को सौंपेगी। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। संभल हिंसा के मामले में पुलिस की नजर में 2 बड़े किरदार हैं। नंबर 1 आरोपी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जबकि नंबर 2 आरोपी हैं समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक महमूद इकबाल के बेटे सोहेल इकबाल। थाना कोतवाली पे और करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की CCTV और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। BNS 168 के तहत BNS 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन संभल हिंसा का पता लगाएगा, उसमें जियाउर रहमान बर्क और विधायक महमूद इकबाल का भी नाम है, जो संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। किसके कारण? मुख्यमंत्री के सारे हो रहा है, उनकी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी के लोग कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी लोग संविधान की मूल भावना को, संविधान की आत्मा को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, बड़े से बड़ी कुर्बानियां देंगे। समाजवादी लोग संघर्ष करेंगे। आपका डेलीगेशन कब जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है परसों जाना। हालांकि संभल की सीमा पर जबरदस्त चेकिंग चल रही है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के बिना अनुमति प्रवेश पर बैन लगाया गया है। यहाँ तक कि कोई भी सामाजिक या राजनीतिक संगठन भी बिना परमिशन संभल नहीं जा सकता है। कुछ ऐसी ही कोशिश आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी की थी। संभल में हुई हिंसा के बाद वो वहां जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हापुड़ में रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग रख दी। ये स्थिति बनी क्यों, इसका भी जवाब जो है वो सरकार को देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो तेजी से सब कुछ हुआ है, ये एक साजिश है। इस साजिश को बेनकाब करने के लिए इसकी CBI की जांच हो, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, और ऐसे अधिकारी और इसमें मिली भगत वाले नेता सब जेल जाएं, तब जाके शायद माहौल सामान्य होगा। संभल में हुई हिंसा के बाद फिलहाल बाहरी और सियासी पार्टियों और नेताओं की एंट्री बैन है, लेकिन प्रशासन हालात को सामान्य करने में जुटा है। हालांकि संभल को लेकर सियासी उबाल जारी है। हिंसा, पत्थरबाजी और मौत के लिए समाजवादी पार्टी सरकार, प्रशासन और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है।
समाजवादी पार्टी के नेता पत्थरबाजी तक को जायज ठहरा रहे हैं, जबकि अब तक की जांच कुछ और ही कहानी बता रही है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू पदयात्रा पर निकले हैं। झांसी में उनकी पदयात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। उनकी पदयात्रा के दौरान युवा करतब दिखाते हुए नजर आए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर हिंदू एकता की हुंकार भरते नजर आए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। एक तरफ जय श्री राम का उद्घोष, लहराता हुआ भगवा झंडा, और वहीं हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प। बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा में देश भर से लोग पहुंचे हैं। लोगों में उत्साह है। झांसी में भी बाबा बागेश्वर की यात्रा को भारी समर्थन मिला। आज गांव के जो जहां से आए हैं, हम सब उस महाअभियान में निकले हैं। आजादी के समय में जो नजारा भारत में था, इस आजाद भारत में फिर से हम लोगों को जात पात छुआछूत ऊंच नीच से आजादी चाहिए। हिंदू कम हो रहा है, हिंदू जातियों में बंट गया है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम सब हिंदू एक होकर के बतलाएंगे। हिंदू एकता की अलख जगाने के लिए 9 दिन की पदयात्रा चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकता का संदेश देने के साथ साथ लगातार जोश भर रहे हैं। क्या तुम जात पात ऊंच नीच में पढ़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद में पढ़े? क्या तुम चाहते तुम्हारी जमीनें कोई और कब्जाए? तो एक ही उपाय है, अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जात पात और भेदभाव को दूर करने के लिए हिंदू को एक होना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर भी मुखर होकर बात की। इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान भी दे डाला। बाबा ने कहा, एक धर्म विशेष के लोग पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को हर हाल में एक होना होगा। हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि इस देश में धर्म विरोधी केवल और केवल अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो इस दुनिया की मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। केवल एक विशेष समुदाय के लोगों का राज्य रहे, ये इस देश दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी चैलेंज से निपटने का उपाय है हिंदुओं की एकता और एक देश हिंदुओं के नाम। जब पदयात्रा झांसी के लुहारी गांव में पहुंची तो वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान युवाओं ने हैरतअंगेज करतब भी दिखाए, जिसे देखकर बाबा बागेश्वर भी आश्चर्य में पड़ गए। पद यात्रा जहां भी रुक रही है वहां भगवामय माहौल नजर आ रहा है। 29 नवंबर को यात्रा का समापन होना है। हर हाल में हिंदुओं को अब आगे आना होगा और इस मुहिम का भरपूर समर्थन भी होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। भीड़ काफी उमड़ रही है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिला है और हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। आपको हमने दिखाया, धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा के दौरान संभल हिंसा का जिक्र करते हुए चेतावनी भी दी है। अभी नहीं तो जात पात की करो विदाई। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा, संजू बाबा का जयकारा। संजय दत्त ने हर जयकारे में लिया भोलेनाथ का नाम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा, जुड़े अभिनेता और सियासतदान।
बाबा बागेश्वर के लिए दिखाया संजय दत्त ने समर्पण। गुरु जी मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता के लिए 160 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। 9 दिन की पद यात्रा में 8 पड़ाव हैं और हर पड़ाव के साथ उनकी यात्रा में उनसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी नहीं जात-पात की बराबरी। 3 तस्वीरों से समझिए उनकी यात्रा से कैसे कैसे चेहरे जुड़ रहे हैं। सबसे बाएं बॉलीवुड से जुड़े वो सितारे हैं जो सनातन और हिंदू धर्म पर कम ही बात करते थे। बीच में वो सियासतदान है जिनके पिता हिंदू धर्म को खारिज कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की। उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी बाबा बागेश्वर की इस यात्रा से जुड़े। तीसरी तस्वीर हिंदू धर्म गुरु और उनकी यात्रा में उमड़े जन सैलाब की है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा 21 नवंबर को शुरू हुई जो 29 नवंबर तक चलेगी। उनकी पूरी यात्रा करीब 160 किलोमीटर की है जिसमें 8 रात्रि विश्राम पड़ाव शामिल हैं। पदयात्रा के जरिए वो करीब 29 वर्ग 53 धार्मिक, व्यावसायिक, सामाजिक संगठन के साथ ही देश भर के साधु संतों को जोड़ रहे हैं। लेकिन उनकी पदयात्रा में ऐसे चेहरे जुड़ रहे हैं जिनके जुड़ने की उम्मीद कम थी। बॉलीवुड से संजय दत्त, द ग्रेट खली और टीवी कलाकार अक्षरा सिंह जुड़ी। यूपी के महोबा में जब संजय दत्त बाबा बागेश्वर की पदयात्रा से जुड़े तो सनातन का समा बांध दिया। ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है और इसके अलावा अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि संजू बाबा तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो तो मैं चला जाऊंगा। गुरु जी मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी आज्ञा हो, आप आज्ञा कीजिए, मैं रहूंगा आपके साथ। एक तरफ संजय दत्त ने जहां हिंदू धर्म और बाबा बागेश्वर के लिए अपना समर्पण दिखाया तो दूसरी तरफ द ग्रेट खली ने जागो हिंदू का नारा दे दिया। उनकी आंखों में चमक देख रहा हूँ, ये सब लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई तो आगे आया संत जो एक सच्चा रास्ता दिखाने वाला। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा से सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तब आई जब दिग्विजय सिंह के बेटे और मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी जुड़े। बागेश्वर धाम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम, जय हनुमान। यात्रा के बाद न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए जयवर्धन सिंह ने सनातन का मतलब भी समझाया। धर्म में निजी आस्था होती है और मेरा पूरा परिवार हमेशा सनातन धर्म में ही हमने विश्वास रखा है पीढ़ियों से और सदैव हम साथ ही रहेंगे हमारी जिंदगी में। अपनी पदयात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से चलते हुए उन्होंने 15 किलोमीटर की पदयात्रा की। 22 नवंबर। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान।